इसके बरक्स अब मोदी जी ने वो मंदिर भी कर लिया पूरा और वहाँ पे अभी जाके लेट लूट भी गए थे। हुँ, हुँ। लेकिन और ये जो राम मंदिर में जाना और ज़मीन पे लेट जाना ये वो, इट इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द वे मॉडर्न इंडिया वाज़ इमेजिन्ड। हाँ हुँ। जी। इस लकड़बग्घे के पेट में बहुत दर्द है राम मंदिर बनने का। ये पिछले कुछ वीडियोस में भी बोल चुका है, एक आरजू की वीडियो में भी इसने बोला था। आप लोग अगर चाहो तो वीडियोस को ज़रा चेक करके देख सकते हो। इसको मोदी जी ने जो दंडवत प्रणाम किया भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, उससे भी बहुत तकलीफ़ है। ये उसको बोल रहा था कि लेट लूट गए, ये इसकी भाषा है। देख रहे हो ना आप इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है इस जिहादी के दिमाग में। ये इतना डैश डैश है और हमारे यहाँ लोग इसको होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर मेरे इस वीडियो को देख रहा है जो लकड़बग्घे डॉक्टर इश्तियाक के टच में है, तो उससे भी देखने के लिए व्हाट्सएप पर पिंग करना मत भूलना। तुम्हें तुम्हारे पाकिस्तान की कसम, इस मुफ्तखोर एहसान फरामोश इश्तियाक को आज अपनी औकात देखने को मिलेगी। हाँ जी, मेरे प्यारे भारतवासियों, क्या आपको मेरा ये पिछला वीडियो याद है जिसमें मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद के लिए बोला था कि इच्छा तो उन्हें गाली देने की होती है पर भाषा की मर्यादा नहीं लागनी चाहिए। तो अब इसने खुद ही मौका दे दिया है और आप भी इस मुफ्तखोर लकड़बग्घे डॉक्टर इश्तियाक अहमद को दुदाना नज़म के चैनल पर जाकर जो मर्ज़ी लिखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भगोड़ा पाकिस्तानी, हाँ जी भगोड़ा, क्योंकि ये पाकिस्तान से भागा हुआ है और स्वीडन में रहता है। तो ये मुफ्तखोर पिछले 1 साल में 6 महीने भारत में मुफ्त में रहकर मौज करके मेहमान नवाजी के मज़े लेकर गया है। उन भारत रत्नों को सलाम जो इसे भारत बुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं, और ये 2 कौड़ी का भगोड़ा पाकिस्तानी हमेशा आरएसएस, बीजेपी, राम मंदिर, मोदी, जयशंकर करता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इसे अपने घर में मेहमान बना कर रखते हो। और कोई नहीं मिला आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए। ज़रा सुनिए इस आदमी को, ये दिन रात इधर उधर इंटरव्यू देता रहता है जिसमें ये हमेशा आरएसएस, बीजेपी, मोदी के लिए इनडायरेक्टली नेगेटिव कमेंट पास करता रहता है। इससे कभी बाज नहीं आता। ये राम मंदिर बनने पर भी सवाल उठा रहा था, आपने सुना नहीं? अगर या बेशर्मी का घोल कान में डाल के बैठे हो तो अब सुन लो। ओके, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या बोला है। और आ, अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए ये उसमें शायद लगा देता है। ओके। स्वीडन पहुँचते ही इसने अपना असली रंग दिखा दिया। ऐसे ही मैंने इसको लकड़बग्घा नहीं बोला था, या यूँ कहें कि औकात दिखा दी। एक पाकिस्तानी हमेशा घटिया ही रहेगा। आइए सुनते हैं दुदाना नज़म जी के सवालों के जवाब में इस रंगे सियार ने अपने अंदाज में अपने अंदर का सारा जहर कैसे घोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। इस वक्त भारत में, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल अंडरटेकिंग है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर इश्तियाक को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया दुर्दाना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इलेक्शन ज़ाहिर है पूरे साउथ एशिया में भी, तकरीबन पाकिस्तान में भी हुए, बांग्लादेश में भी हुए और अब इंडिया में भी हो रहे हैं और दुनिया के और मुल्कों में भी ये साल इलेक्शन ईयर ही इसको कहा जा रहा था। लेकिन भारत में तो वैसे सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली इलेक्शन जो है ये 5 साल बाद होते हैं और इनकी बहुत ही एक अपनी वैल्यू है और इस बार तो ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत स्ट्रांगली समझ रही है कि वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएगी, बल्कि उनको पूरा 100% यकीन भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक पैटर्न हम देखते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स में ऑपोज़िशन के हवाले से, जो इंक्रीज़िंगली बहुत हॉस्टाइल और बहुत एंटागोनिस्टिक होता जा रहा है। पाकिस्तान में भी चले हम इंडिया के साथ अपने आप को उस तरह से नहीं मिला सकते, लेकिन कहीं न कहीं हम इसके एनालॉजी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि वहाँ भी ऑपोज़िशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ इलेक्शन के दौरान। लेकिन इंडिया में जो कि सेक्युलर एक मुल्क है और वहाँ अभी भी डेमोक्रेसी के बहुत सारे जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो अलाइव है वहाँ। लेकिन उसके बावजूद आप देखें केजरीवाल जो है वन ऑफ द लीडिंग ऑपोजिशन लीडर जो है वो भी जेल में है और भी इस तरह के 3-4 उनके ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको किसी ना किसी तरह से केसेस का सामना है या वो जेल में है। तो सर, हाउ डू यू एक्सप्लेन, ये क्या इम्पैक्ट करेगा जो इलेक्टोरल रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ द डे? क्या गवर्नमेंट को इसके साथ ग्रैपल करना पड़ेगा इस सिचुएशन के साथ?
ये जो इंडिया में अब सिचुएशन है, ये बाकी इलेक्शन से वाक़ई मुख्तलिफ है और नज़र तो यही आ रहा है कि केजरीवाल को उन पे जो इल्ज़ाम है कि अमेरिकन फंडिंग ये वो, अब पता नहीं वो जेन्युइन कितनी है और कितनी वो एलिगेशन है और क्या उन्होंने कोई खुर्द-बुर्द किया है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह डिसमिस कर देना और भी ऑपोजिशन के साथ हाई हैंडेडनेस जो है वो बीजेपी की हुकूमत बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सुना आपने, ये लकड़ा बग्गा शुरू हो गया बीजेपी को बदनाम करने में। यही एजेंडा है इस पाकिस्तानी एजेंट का। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा एविडेंस के बेसिस पर कि अरविंद केजरीवाल गिल्टी है या नहीं। पर ये आदमी क्लियरली डिसाइड कर रहा है कि बीजेपी करवा रही है ये सब। कौन है ये? We should all report to the Election Commission of India. You can please note down the official Twitter handle. Please write that this person visited India twice in 1 year, stayed here for months to influence the electoral process of India, and still doing the same thing sitting in Sweden. आगे भी सुनते हैं कि ये क्या फरमा रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब कुछ होती है मुझे कमेंट्स करेंगे कि इतने सीनियर आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके बारे में तमीज़ से बात कर। ओके, तो भैया पिछले वीडियो में जहाँ मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की थी वहाँ भी आए थे ऐसे कमेंट्स। उन हूतियों को मेरी सलाह है कि अपनी राय अपने गांव में रखो, मुझे मत दो। एक जेंटल रिमाइंडर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया की जो मशहूर थी ना डेमोक्रेसी कि उनकी इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, वो शायद अब नहीं है ऐसे सिचुएशन। शायद उन्होंने पाकिस्तान को देख के और बाकी इर्द-गिर्द के मुल्कों को देख के जो नेगेटिव है ना एक्सपीरियंसेस उसको अपना हिस्सा बना लिया बीजेपी ने, ठीक है? मेरे ख्याल से मुझे 77 में भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग करवाई थी। जी सर। अगर वो ना भी करवाते, तो लगता था कि वो जीत ज़रूर जाएँगे। लेकिन बीजेपी देखने में तो कह रही है 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे, लेकिन बीच में एक डर भी होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि वोटर्स किधर जाएँगे। देखें, एक बात समझने वाली है, बीजेपी अ, अगर मेजॉरिटी ले जाती है, तो जो परसेंटेज ऑफ हिंदू वोट उनको मिलेगा, वो बिटवीन 35 टू 37, 39 तक ही होगा। अच्छा। हाँ, तो वजह ये जो लास्ट इलेक्शन भी जो वो जीते हैं, आई थिंक इट वाज़ 38% ओनली। मोस्ट हिंदूज़ डिड नॉट वोट फॉर द बीजेपी, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी उन्होंने वोट दिया वो स्प्लिट हो गया, ठीक है? ऑपोज़िशन के पास कोई एक अल्टरनेटिव नहीं है। राहुल गांधी को उन्होंने किया और उनके जैसे उनके दोस्त बताते हैं, उनके एडमायरर्स बहुत कामयाब उनकी ये हुई हैं सारी लॉन्ग मार्च और ये और वो। लेकिन अ, उनके भी शायद पैसे इन्होंने वो कर लिए हैं अपना ज़ब्त किसी जी। हाँ जी। तो ये नया टैक्टिक है बीजेपी का, जो शायद अब उनकी कामयाब अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हो तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो व्हेन यू आर इन पावर एंड यू नो कि हम जो स्टोरी बताते रहे हैं वो इतनी सच्ची नहीं है और लोगों में एक रिज़ेंटमेंट है, तो देन यू से कि यार पाकिस्तान में तो खुल्लम-खुल्ला एक इट्स अ स्टोलन इलेक्शन अगर जी। वहाँ हो सकता है, तो हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते? तो यही लगता है मुझे कि वहाँ पे हो रहा है। व्हाइल इन इंडिया आई कुड नॉट स्पीक माय माइंड, लेकिन अच्छा है आपने ये बात कर ली है। अ, मुझे लगता है कि बीजेपी शायद अब भी जीत जाएगी, जो सीरियस लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं। जी सर। लेकिन बीजेपी के अंदर जो उनकी असेसमेंट है वो शायद इससे मुख्तलिफ है, वरना जिस तरह वो अ, ऑपोज़िशन को पकड़ते फिरते हैं, इसमें झूठ कोई नहीं है। क्योंकि इंडिया में उनकी जो बड़ी रेपुटेशन थी कि डिस्पाइट बीइंग सच अ लार्ज कंट्री विथ सो मच वेरिएशन ये वो, जवाहरलाल नेहरू के दौर में इलेक्शन इतने फेयर और फ्री थे
कि महल वेस्ट में इतने नहीं होते, लेकिन हम्म, वो सारा दौर गुज़र गया है। ये दौर एक और किस्म के सियासत का है। आप हम्म, यूएसए में देख लें, वो नेतन्याहू कह रहा हूँ, ट्रम्प की जो सियासत है, हम्म, वो भी जो पुराना एक प्रेस्टीज है उनके इलेक्शंस का, उसकी खिलाफ वर्जी है ओपन, वो मानते ही नहीं है बंदा। हम्म, तो ये एक ट्रेंड जो चला है ना, हम्म, वो ये जो है हम्म, बुर्जुआ डेमोक्रेसी में अब जो देखें, डेमोक्रेसी का मकसद तो ये है कि लोगों की राय के मुताबिक हुकूमत हो। हम्म, लेकिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ही मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है, हाँ जी, हम्म, जैसे इंडिया के अंदर है, हम्म, पाकिस्तान की तो स्टोरी हम जानते ही हैं। हाँ जी, जी सर। तो वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट अब ऐसा हिंदू न्यूज़पेपर शायद अब है, हम्म, बाकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बीजेपी के पास इतना पैसा है, अडानी, हम्म, वो बाकी जितने अब ये जो है अंबानी वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर हम्म, जब मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा हो हम्म, और हुकूमत भी अपनी हम्म, सियासत के लिए हर इस हम्म, किस्म की अग्रेसिव अप्रोच रखे, तो हम्म, डेमोक्रेसी इज़ अंडर थ्रेट, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, अच्छा। एक जेंटल रिमाइंडर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देख रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड है। अब आएंगे ये लोग राम मंदिर पे, और इस लकड़बग्घे के पेट में बहुत दर्द है राम मंदिर बनने का। ये पिछले कुछ वीडियोस में भी बोल चुका है, एक आरजू की वीडियो में भी इसने बोला था। आप लोग अगर चाहो तो वीडियोस को ज़रा चेक करके देख सकते हो। इसको मोदी जी ने जो दंडवत प्रणाम किया भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, उससे भी बहुत तकलीफ़ है। ये उसको बोल रहा था कि लेट लूट गए, ये इसकी भाषा है। देख रहे हो ना आप, इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है जिहादी के दिमाग में। ये इतना डैश डैश है, और हमारे यहाँ लोग इसको होस्ट कर रहे हैं, इसको इंस्टीट्यूशंस स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए बुला रहे हैं। कौन है ये लोग? क्या एजेंसीज़ को, इंडियन एजेंसीज़ को इन सब लोगों के अगेंस्ट एक इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि आखिर क्या रिलेशन है पाकिस्तानी डॉक्टर इश्तियाक अहमद से इन सब का? क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इसके साथ में उन्होंने, जो सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। अब देखते हैं ये दुर्दानी कैसे ये फ्रेम कर रही है कि इंडिया में मुस्लिम लीडरशिप को एलिब्रेट किया जा रहा है। ये इश्तियाक पहले से मना करता है कि कुछ गुंडे भी हैं उसमें, और ये कंफर्म्ड है, तो सभी लीडर्स नहीं हैं उसमें। फिर बाद में इसने अफर्मेटिव स्टेटमेंट दिए। ये ऐसे ही सटल तरीके से सरकाता है। फिर बात हुई मणिपुर की। ये जो मोहतरमा बैठी हैं ये बड़ी एंटी हिंदू हैं, और अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि बीजेपी एक नेगेटिव फोर्स है और डेमोक्रेसी ख़तरे में है, और इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और राम मंदिर और हिंदुत्व सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट है। ये स्टैंड मुस्लिम्स की बात आती बदल जाता है इनका। जी। सर, सवाल मेरा ये है कि हमने जो रिलीजियस फॉरवर्ड देखा है इस वक्त इंडिया में, हुँ, यू नो, बिगिनिंग विद द ऑब्वियसली इस साल तो उसको एक बहुत ही क्लाइमेक्स पे ले गए राम मंदिर की इस वजह से। और फिर हमने नरेंद्र मोदी को खुद देखा कि किस तरह से वो पानी के नीचे तक गए इबादत करने के लिए। फिर उसके बाद खाली ये नहीं, फिर जो उनका इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारी मसाजिद हैं जिन 30,000 के करीब उन्होंने बताई। यानी कि हमने एक इतना फॉरवर्ड देखा है राम मंदिर को लेकर, राम की पर्सनैलिटी को लेकर, फिर नरेंद्र मोदी की अपनी जो एक डिवोशन है टुवर्ड्स हिंदुइज्म। तो सर उससे तो लगता ये था कि ये इट्स दिस इज गोइंग टू बी प्ले बिकम अ वेरी की फैक्टर इन गिविंग मोर वोट्स टू बीजेपी। अच्छा, वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा ना कितने मोर वोट्स आए हैं। मैंने तो लास्ट इलेक्शन का बताया था कि इट वाज़ ओनली अबाउट 38%। होता ये है कि जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली बात है। सो 7-8 अगर कैंडिडेट्स हैं और एक को 25% भी मिलते हैं, और बाकी जितने वोट हैं वो बाकी 5 में डिवाइड हो जाते हैं, तो जो 25% ले गया है वो ही इलेक्ट होगा। ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसके बरक्स जो और सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, वो अगर आ जाए तो फिर बीजेपी की ये सियासत जो है इस तरह नहीं हो सकती। लेकिन सिंस
ऑपोजिशन में एक यूनिटी नहीं है, कोशिश भी की गई है। यानी एक ऑब्वियस अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी नज़र कोई नहीं आ रहा। यानी हुँ, बीजेपी शायद इतनी पॉपुलर नहीं है जितना वो उन्होंने फ़ोकस एक इंडिविजुअल पे कर दिया है, नरेंद्र हुँ, मोदी जी के ऊपर। इसके बरअक्स अब मोदी जी ने वो मंदिर भी कर लिया पूरा और वहाँ पे अभी जाके लेट-लूट भी गए थे। हुँ, हुँ, लेकिन और ये जो राम मंदिर में जाना और ज़मीन पे लेट जाना ये वो, इट इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द वे मॉडर्न इंडिया वाज़ इमेजिन्ड। हाँ हुँ, जी, वो तो ये था कि जब सोमनाथ का मंदिर रिस्टोर किया गया है, हुँ, हुँ, तो प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आप आके उसकी इनॉग्रेशन करें, he तो वो refused. एग्री कर गए, हालाँकि वो हुँ, कांग्रेस के लीडर थे। हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रिकमेंड किया, उन्हें सजेस्ट किया कि आप मत जाएँ, सही, ये हम एक सेक्युलर स्टेट है, कोई ये हिंदू स्टेट नहीं है। हुँ, ठीक। बाकी का वीडियो आप दुर्दानी आंटी के चैनल पर देख लेना और अपनी मर्ज़ी के कमेंट इन दोनों को दे देना। इन लोगों को ख़ासतौर पर इस लकड़बग्गे को एक्सपोज़ करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं तो वहाँ भी शेयर करें, जिससे इसको एक्सपोज़ किया जा सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का तमाशा यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।